हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम धीरज और आप देख रहे हैं धीरज सेटेट एकेडमी। तो चलिए, आज से हम लोग सेट शुरू करने जा रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को जो कल रात में 8 बजे पीडीएफ टेलीग्राम पे भेजा गया था सेट 1 का, आप सब बना चुके होंगे और अभी हम लोग आंसर मिलाने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आप सब बना लिए हैं तो हम लोग आंसर की ओर चलते हैं। उससे पहले देखिए, अभी जो है हम क्या क्या करने वाले हैं आपको बता देते हैं। ये जो है पीडीएफ आप देख रहे हैं, ठीक है, टीआरई 3 और टीआरई 4 के लिए भी काम करेगा। ऐसा नहीं है कि टीआरई 3 में ही सिर्फ काम करेगा, टीआरई 4 के लिए भी यही चीज़ रहने वाला। ठीक है, और जैसे भी बुक अगर आता है टीआरई 4 के लिए तो उसके ऊपर वीडियो बनाया जाएगा। फिलहाल जान लीजिए, ये जो क्लास अभी चल रहा है वो 9-10 के लिए है। ठीक है, ये सिर्फ सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस वाले स्टूडेंट के लिए है। इसमें हम लोग क्या क्या करने वाले हैं आपको हम आज थोड़ा डिटेल्स बता देते हैं, क्योंकि प्रत्येक दिन हम इतना नहीं बताएंगे। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले हम लोग इतिहास को कवर करेंगे, ठीक है, जो कि आपका 40 नंबर का होगा। फिर हम लोग भूगोल को कवर करेंगे जो कि आपका 40 नंबर का होगा। फिर राज्य व्यवस्था को भी कवर करेंगे जो 40 नंबर का होगा, और अर्थव्यवस्था को भी कवर करेंगे जो आपका 40 नंबर का होगा। यानी टोटल मिला के 160 नंबर आपका इधर से हो जाएगा, मतलब 160 क्वेश्चन इधर से हो जाएगा। और इधर का जो आपका 70 क्वेश्चन होगा, क्या क्या इसमें रहेगा तो देख लीजिए। 30 नंबर आपका भाषा से रहने वाला, इसको भी हम लोग कवर करने वाले हैं। ठीक है, और 40 नंबर जो है उस सबके लिए जो कॉमन होता है, ठीक है, ये कॉमन पेपर समान अध्ययन का, ये सबके लिए पढ़ना है। ठीक है, इसको भी हम कवर करने वाले हैं। टोटल हम लोग आपके अगर जो भी आपका सेट होगा, जैसे कि अगर आपका हिस्ट्री है, हिस्ट्री के साथ आप पॉलिटी लिए हुए हैं, तो जब भी अगर हिस्ट्री चलेगा तो आप हिस्ट्री देख सकते हैं, इसके बाद आप स्किप करके पॉलिटी का वीडियो देख सकते हैं। ठीक, चलिए आगे हम आपको बता दें कि सेट 1 आज से शुरू करने जा रहे हैं, जो कि आपका 8 नंबर आपका क्या होगा, इंग्लिश होगा। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ से 8 नंबर जो है ये आपका इंग्लिश पेपर है। ठीक है, इसमें भी टोटल आपको 30 नंबर में से आपको 9 नंबर लाना है। ठीक है, पास होने के लिए ऐसे तो 8 नंबर ही रखा गया है, लेकिन 9-10 नंबर आप ला सकते हैं पास होने के लिए, काफ़ी है। ठीक है, तो इसके ऊपर इतना हम फोकस ना करते हुए सबसे पहले हम चलते हैं आपका हिस्ट्री की ओर। ठीक है, क्योंकि हिस्ट्री एक ऐसा पर्सन है, याद रखिएगा, कि अगर आप हिस्ट्री को मजबूत कर लेते हैं ना, तो हिस्ट्री आपको दोनों जगह काम देगा। एक आपका उधर 40 नंबर वाला में भी काम देगा, और एक आपका जो आपका सब्जेक्ट है 40 नंबर भी काम देगा, और एक जो अपना जो सब्जेक्ट है जैसे कि हिस्ट्री ज्योग्राफी लिए उसमें भी आपको 80 नंबर वाला में भी काम देने वाला है। चलिए, तो आज से हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपसे बस एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो ज़्यादा समय आपका बर्बाद नहीं करते हुए तो हम डायरेक्ट चलते हैं। ये जो है हिस्ट्री है, ये अभी हम 40 नंबर वाला की बात कर रहे हैं। ठीक है, जो आपका अपना सब्जेक्ट होगा 2 पेपर उसका। चलिए, तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71 से। ठीक है, 71 नंबर में क्या है, तो चरक संहिता संबंधित है। ठीक है, चरक संहिता जो है किससे संबंधित है, थोड़ा सा इसको हम जूम कर देते हैं। चलिए, चरक संहिता किससे संबंधित है, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चलिए, तो इसका संबंध किससे है, तो याद रखिएगा इसका संबंध आपका चिकित्सा से है। ठीक है, चरक संहिता का संबंध किससे है, तो चिकित्सा से है। और चरक संहिता के रचयिता कौन थे, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है बार बार। चरक संहिता के रचयिता कौन थे, तो चरक, याद रखिएगा, चरक संहिता के रचयिता कौन थे, तो चरक थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 72। ठीक है, 72 में क्या है, देखिए, निम्नलिखित किस क्रम में भारत आया था, मतलब ये जो है जैसे यहाँ टॉमस रो होता है, टॉमस रो लिखा हुआ है, फाहियान और हेनसोंग किस क्रम में भारत आया था। ठीक है, तो इसको देखने के लिए आपको याद रखना होगा कि फाहियान जो था वो भारत कब आया था। फाहियान जो था ये भारत आया था आपका 399 में। ठीक है, ईसा पूर्व में, क्योंकि ये आपका 500 से इधर है तो आपका ईसा पूर्व में रहेगा। ठीक है, हेनसोंग की अगर हम बात कर लें, ये कब आया था, तो 629 ईस्वी में रहेगा ये। ठीक है, और अगर हम टॉमस रो की बात कर लें, ठीक है, यहाँ टॉमस रो की अगर हम बात कर लें तो ये कब आए थे, तो ये आपका 1615 ईस्वी में आए थे। ठीक है, अब देखिए, अब इसके अनुसार आपको सजाना है। सबसे पहले कौन आए, तो सबसे पहले आपका फाहियान हो जाएगा 399 ईसा पूर्व, और हेनसोंग हो जाएंगे इसके बाद, यानी कि 2 के बाद 3, तो 2, 3 और फिर 1 कौन में है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी में है, 2, 3, 1। ठीक है, चलिए इसके बाद अगर हम बात कर लें कि फाहियान जो थे किसके शासनकाल में भारत आए थे, फाहियान किसके शासनकाल में भारत आए थे, तो याद रखिएगा चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। ठीक है, फाहियान किसके काल में भारत आया था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में ये भारत आए थे। ठीक है, उसी प्रकार से अगर पूछ लिया जाए कि हेनसोंग किसके शासनकाल में भारत आए थे, तो हेनसोंग जो थे ये आपका हर्षवर्धन के शासनकाल में आए थे। ठीक है, हेनसोंग किसके शासनकाल में आए थे, तो हर्षवर्धन के शासनकाल में ये भारत आए थे। ठीक है, चलिए अगर हम टॉमस रो की बात कर लें, ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए, एक हेनसोंग का एक ग्रंथ है,
ठीक है। इस इनका ग्रंथ का क्या नाम है, तो नाम याद रखिएगा, ये कभी कभी पूछ लिया जाता है। सियूकी जो है किनका ग्रंथ है, तो ह्वेनसोंग का ये ग्रंथ है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73 की ओर। देखिए 73 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्न में से किस आमतौर पर, ठीक है, उदारवाद के पिता के रूप में जाना जाता है, मतलब किसे आमतौर पर उदारवाद के पिता के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो 73 का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जॉन लॉक को, ठीक है, उदारवाद के पिता के रूप में जाना जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 74 को चलते हैं। 74 में क्या है, आइए 74 बोल रहा है कि हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी नई राजधानी थी जो थानेसर से स्थानांतरित हुई थी। मतलब कि हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान कौन सी नई राजधानी थी जो थानेसर से स्थानांतरित होकर नया राजधानी बना, तो याद रखिएगा वो जो था, क्या नाम था उसका, कन्नौज, ठीक है। फिर नया, जैसा आप पूछे कि हर्षवर्धन का राजधानी कहाँ है, तो कन्नौज हो जाएगा। अगर कन्नौज ऑप्शन में ना दे तो ठीक है, तो कहीं कहीं थानेसर भी दे दिया जाता है, तो थानेसर भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। हर्षवर्धन के पुस्तक का नाम याद रखिएगा, कभी कभी पूछ लिया जाता है, ठीक है। एक है आपका रत्नावली, याद रखिएगा, रत्नावली किसकी पुस्तक है, ये हो गया आपका हर्षवर्धन की पुस्तक है। और एक इनका पुस्तक है प्रियदर्शिका, ठीक है, किनकी पुस्तक है, तो हर्षवर्धन की पुस्तक है, ठीक है। अब देखिए हर्षवर्धन जो थे, ठीक है, हर्षवर्धन के एक दरबार में कवि रहा करते थे। हर्षवर्धन के दरबार में कवि थे जिनका नाम था वान भट्ट, ठीक है। तो वान भट्ट जो थे उसने किसकी मतलब रचयिता किया था, हर्षचरित, ठीक है। हर्षचरित के लेखक कौन थे, तो वान भट्ट। ये भी कभी कभी आपसे पूछ लिया जाएगा कि हर्षचरित के लेखक कौन थे, वान भट्ट। वान भट्ट किसके दरबार में रहते थे, तो हर्षवर्धन के दरबार में रहते थे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 में क्या है कि हड़प्पा के एक बंदरगाह का नाम लिखिए, ठीक है। हड़प्पा का एक बंदरगाह का नाम लिखिए, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ई, ठीक है, इन उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हड़प्पा का एक बंदरगाह का क्या नाम हो जाएगा, तो आप याद रखिएगा लोथल, ठीक है। हड़प्पा का बंदरगाह का नाम क्या था, तो लोथल था, ठीक है। अब देखिए लोथल किस नदी के किनारे बसा हुआ है, याद रखिएगा लोथल जो है ये आपका भोगवा नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। लोथल किस नदी किनारे है, तो भोगवा नदी के किनारे बसा हुआ है। चलिए अगर आप पूछ दे हड़प्पा किस नदी के किनारे बसा हुआ है, हड़प्पा, तो याद रखिएगा रावी नदी के किनारे, ठीक है। हड़प्पा किस नदी किनारे है, तो रावी नदी के किनारे है। हड़प्पा की खोज किसने किया था, तो याद रखिएगा दयाराम साहनी ने। हड़प्पा की खोज किसने किया था, तो दयाराम साहनी ने किए थे, ये याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की ओर चलते हैं। क्या है, संगमरमर पर पित्रा ड्यूरा, ठीक है, का रंगीन पत्थर की जड़ाई का काम डैश के समय में बहुत लोकप्रिय हुआ। तो किसके समय में बहुत लोकप्रिय था, तो याद रखिएगा ये जो था ये शाहजहाँ के शासनकाल में बहुत लोकप्रिय था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 77 में क्या है, 77 का जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप VVI कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए क्या कहा जा रहा है कि जजिया कर फिर से, यहाँ देखिएगा जजिया कर फिर से, ठीक है, फिर से लगाने वाले मुगल शासक का नाम लिखिए। कहने का मतलब है कि जजिया कर फिर से, जैसे कि आप सब जानते होंगे कि जजिया कर को किसने समाप्त कर दिया था, जजिया कर को किसने समाप्त कर दिया था, तो आपको पता होगा अकबर जो था, ठीक है, अकबर जजिया कर को 1564 में समाप्त कर दिया था, ठीक है। फिर इसीलिए क्वेश्चन दोबारा है कि जजिया कर को फिर से वो जब समाप्त कर दिया तो उसको फिर से किसने ओथी किया था, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, चलिए तो फिर से किसने किया था, तो फिर से करने वाला कौन था, तो वो था आपका औरंगजेब। जजिया कर को फिर से लागू करने वाला शासक कौन था या शुरू करने वाला शासक कौन था, तो औरंगजेब था, ठीक है। और ये कब शुरू किया था, तो औरंगजेब जो किया था ये था आपका 1679 में शुरू किया था, याद रखिएगा, ठीक है। 1564 में अकबर जो था जजिया कर को समाप्त कर दिया और 1679 में औरंगजेब ने जजिया कर को पुनः शुरू कर दिया। एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जाता है कि सबसे पहले ब्राह्मणों पर जजिया कर किसने लगाया था, ब्राह्मणों पर जजिया कर किसने लगाया था, ठीक है। तो याद रखिएगा FST, ठीक है, किसने लगाया था, तो FST का मतलब था फिरोज शाह तुगलक। ब्राह्मणों पे जजिया कर किसने लगाया था, तो FST लगाया था, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन इसी पे एक और बनता है, ध्यान से सुनिएगा कि भारत में पहली बार जजिया कर किसने लगा, मतलब कि किया था, तो मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम किया था। चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 78, ठीक है। 78 में क्या है, कब पोप के आदेश से, ठीक है, गैर ईसाई नई दुनिया को स्पेन और पुर्तगाल के बीच बांट दिया गया, तो कब बांट दिया गया था, तो याद रखिए ये 15वीं सदी के अंतिम दशक तक इसे बांट दिया गया था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर
79 की ओर चलते हैं। 79 में क्या है, आइए, दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित राजवंशों में से किसने सबसे कम अवधि तक शासन किया। ये क्वेश्चन भी आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट VVI है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है कि दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित में से राजवंशों में से सबसे कम पूछेगा। देखिए यहाँ से दो क्वेश्चन बनता है, एक आपका बनेगा कि सबसे कम अवधि तक किसने शासन किया, अब एक बनता है सबसे अधिक किसने शासन किया। कम और अधिक ये दोनों आपको याद रखना है, ठीक है। तो कम जब भी पूछेगा तो कम कौन किए थे, तो अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी का जो वंश था, खिलजी वंश सबसे कम, अगर हम बात कर ले खिलजी वंश सबसे कम किए थे कितना साल, तो मात्र 30 साल। ये जो था खिलजी वंश 30 साल तक शासन किए, ठीक है। अगर हम वहीं हम बात कर लें सबसे अधिक, ठीक है, अगर सबसे ज़्यादा सबसे अधिक की बात कर ले तो सबसे अधिक कौन किए थे, तो तुगलक वंश, ठीक है। तुगलक वंश कितना किया था, देखिए तुगलक वंश की अगर हम बात कर ले, तुगलक वंश कितने किए थे, तो 9400 साल तक, ठीक है, सॉरी 94 साल तक, 94 साल तक तुगलक वंश का शासन था, ठीक है। चलिए अगर हम आगे की बात कर लें, क्या है, लोदी, ठीक है। तो लोदी वंश कितने अच्छा, लोदी वंश जो था इसका अच्छा सबका कार्यकाल भी याद रखिए, ठीक है। अगर हम खिलजी वंश का कार्यकाल की बात करें, यहाँ से खिलजी वंश का कार्यकाल कब से कब तक था, तो याद रखिए 1290 से लेके 1320 तक कौन था, खिलजी वंश था। सैयद वंश का अगर हम बात कर ले तो सैयद वंश कब से कब तक था, तो 1414 से लेकर 1451 तक, ठीक है, 1451 तक कौन था, तो ये आपका सैयद वंश हो गया। लोदी वंश की अगर हम बात कर ले, ये कब से कब तक था, तो याद रखिएगा 1451 से लेकर, जैसे ही आपका सैयद वंश का खत्म होता है उसके बाद लोदी वंश शुरू होता है, 1451 से लेकर 1526 तक, ठीक है, किसका था, तो ये आपका हो जाएगा लोदी वंश का, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका सैयद वंश का। खिलजी वंश का बोलेगा 1290 से 1320 तक, ठीक है। एक है गुलाम वंश, ठीक है, तो गुलाम वंश कब से कब तक था, तो 1206 से लेकर 1290 तक, ठीक है, 1206 से लेकर 1290 तक कौन था, तो गुलाम वंश था। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका सबसे कम पूछा है तो खिलजी वंश, सबसे ज़्यादा पूछता है तो तुगलक वंश, ठीक है। खिलजी वंश 30 साल, तुगलक वंश बोलेगा तो 94 साल तक, ठीक है। तुगलक वंश बोलेगा तो 94 साल तक। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 क्यों चलते हैं। 80 में क्या है, आइए, बोल रहा है कि सन 1916 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग शुरू हुआ था, ठीक है, किसके नेतृत्व में हुआ था, तो 80 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, एनी बेसेंट और लोकमान तिलक के नेतृत्व में, ठीक है। चलिए यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि भारत में होम रूल आंदोलन के जनक कौन थे, भारत में होम रूल आंदोलन के जनक कौन थे, तो एनी बेसेंट, ठीक है, याद रखिए कौन थे, तो एनी बेसेंट। चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 81 में क्या है कि यूरोप के इतिहास में काली मौत महामारी किस सदी के दर्दनाक घटना थी। ये आपका वर्ल्ड हिस्ट्री का क्वेश्चन है, ठीक है। वो आप जानते हैं कि वर्ल्ड हिस्ट्री कम से कम 15 क्वेश्चन वर्ल्ड हिस्ट्री से पूछा जाता है, ठीक है, तो वर्ल्ड हिस्ट्री पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। तो यूरोप के इतिहास में काली मौत महामारी किस सदी के दर्दनाक घटना है, ठीक है, तो कौन सी सदी का है। चलिए तो 81 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ये आपका 14वीं सदी का है, 14वीं सदी का दर्दनाक घटना है। कब घटना हुआ था काली मौत की अगर हम बात कर लें, ठीक है, काली मौत महामारी कब घटित हुई थी यूरोप में, तो याद रखिएगा 1348 में, ठीक है, कब हुआ था, 1348 में हुआ था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 82 की ओर चलते हैं। 82 में क्या है, आइए, इनमें से कौन सा क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था, ठीक है, इनमें कौन सा क्रांतिकारी संगठन जो है काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था। चलिए तो क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, ठीक है। चलिए तो अगर यहाँ से एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि काकोरी षड्यंत्र केस जो था ये घटना कब घटी थी, ठीक है, तो ये घटना कब घटा था वो भी आप बाई डेट याद रखिएगा, ठीक है, 9 अगस्त, या कभी कभी आपको बाई डेट लगा कर पूछ दिया जाए, ठीक है, 9 अगस्त 1925 में ये घटना घटी थी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83 को। देखिए दोस्तों, समय जो है ना आपके पास बहुत कम बचा हुआ है, ठीक है। अब इस समय ना आपको क्या करना, जितना ज़्यादा हो सके आप उतना सेट बनाइए, जितना ज़्यादा हो सके आप कम से कम एक दिन में ना 2 सेट, सुबह शाम 2 सेट बनाइए और उसका डिस्कशन जरूर देखल कीजिए। तो रात में तो हम आपको भेज देते हैं, आप शाम वाला तो कर ले रहे हैं, अब सुबह में आप क्या क्या करते हैं वो अब आप देख लीजिएगा, ठीक है। जितना ज़्यादा हो सके आप ज़्यादा क्वेश्चन मतलब बनाने की कोशिश कीजिए। इससे क्या होगा ना, आपको एहसास होगा कि नहीं मेरा कितना नंबर आ रहा है, कितना भी हम पीछे हैं, ठीक है। तो सेट आप मारते रहिए और प्रत्येक दिन याद रखिए, प्रत्येक दिन हम रात में आपको 8 बजे, ठीक है, रात में हम आपको प्रत्येक दिन 8 बजे PDF, इस बुक का PDF, इस बुक का जो PDF होगा वो हम आपको भेज दिया करेंगे, ठीक है।
और उस वहाँ से जाकर आप सेट बना सकते हैं। और सुबह में 10 बजे आकर आप इस सेट का आंसर मिला सकते हैं। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 में क्या है, भूदान ग्रामदान आंदोलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, तो ये किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो ये हो जाएगा आपका विनोबा भावे के द्वारा ये शुरू किया गया था। ठीक है, अब कब किया गया था ये भी याद रखिएगा, कभी कोई पूछ लिया जाता है भूदान ग्रामदान के आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था, तो 1951 में हुआ था। ठीक है, अच्छा अगर पूछे 1951 में कहाँ हुआ था, ठीक है, तो याद रखिए तेलंगाना, और ये भी याद रखिए आंध्र प्रदेश में। अगर ऑप्शन में आपको आंध्र प्रदेश देता है तो आप आंध्र प्रदेश में मार सकते हैं, तेलंगाना देता है तो भी मार सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अभी जो है आप पता होगा कि आंध्र प्रदेश तेलंगाना तेलंगाना जल्दी राज्य बना है। ठीक है, आंध्र प्रदेश से टूटकर तो अब इसमें आ जाता है। पोंचमपल्ली कहाँ है, तो तेलंगाना में है। ये चीज़ हमेशा माइंड में रखिएगा, अब आंध्र प्रदेश में पोंचमपल्ली नहीं रहा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 में क्या है, आइए कि भारत को ब्रिटिश नियंत्रण से मुक्त करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय सेना INA का गठन किसने किया था। ठीक है, तो INA का गठन किसने किया था, तो याद रखिएगा मोहन सिंह। किसने किया था, तो मोहन सिंह ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 85 को चलते हैं। 85 में क्या है कि निम्नलिखित में से किसे अंग्रेज द्वारा शुरू किए गए सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक माना जाता है, तो अंग्रेजों के द्वारा शुरू किया गया था रेलवे। ठीक है, तो रेलवे की शुरुआत कब हुआ था, 1853 में। ये सब तो याद होगा आपको, ये सब कॉमन जी के हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 86 को चलते हैं। 86 में बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। देखिए ये आपको याद रखना होगा। ठीक है, ब्रह्म समाज, तो ब्रह्म समाज जो है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था, तो राजा राम मोहन राय। ठीक है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था, राजा राम मोहन राय। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किए थे, तो स्वामी विवेकानंद। ठीक है, चलिए आर्य समाज की अगर बात किया जाए, आर्य समाज की स्थापना किसने किया था, तो दयानंद सरस्वती। ठीक है, आर्य समाज की बात करें जाए तो दयानंद सरस्वती। और सत्यशोधक समाज तो ज्योतिबा फुले। ठीक है, ये तो हो गया। इसके अनुसार अगर आप देखते हैं तो पहला का 3 यानी कि 1 का 3 यानी कि किस में, आपको ऑप्शन नंबर C में जा रहा है। फिर देख लीजिए, मिला लीजिए अच्छा से, 2 का 1 कौन में, तो इसमें हो जाएगा। ठीक है, तो इसके अनुसार आपका ऑप्शन नंबर C बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए इस सब का आपको डेट याद रखना होगा। ठीक है, डेट कहने का मतलब क्या, देखिए ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुआ था। ठीक है, ये पूछ लिया था, ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुआ था। ठीक है, तो ये कब हुआ था, जो राजा राम मोहन राय किए थे, तो कब किए थे, 1828 में। ठीक है, ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में हुआ था। ठीक है, अब अगला है आपका रामकृष्ण मिशन। तो रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद, ये कब किए थे, तो 1897 में। ठीक है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद कब किए थे, 1897 में। ठीक है, आर्य समाज बोलेगा तो चलिए आर्य समाज हो जाएगा दयानंद सरस्वती। ठीक है, ये कब किए थे, ये आपका हो जाएगा 1875 में। याद रखिएगा, आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने 1875 में किए थे। एक है आपका सत्यशोधक समाज। ठीक है, ज्योतिबा फुले ने कब किए थे, तो 1873 में। ठीक है, सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने 1873 में किए थे। एक जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, श्री धरालू नायडू। ठीक है, ये किनके समाज, मतलब ये किस उथी के स्थापना किए थे, तो याद रखिएगा ये वेद समाज। ठीक है, वेद समाज बोलेगा, एक मिनट इसको हटाना पड़ेगा। चलिए ठीक है, अगर हम बात कर लें श्री धरालू नायडू का, तो वेद समाज। ठीक है, वेद समाज की स्थापना किसने किया था, तो श्री धरालू नायडू, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 87 की चलते हैं। 87 में क्या है, आइए 87 में है कि 1930 में महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का कारण था। तो 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का कारण क्या था, तो 87 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर B, नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी मार्च। ठीक है, अब देखिए, अब आपसे कभी कोई पूछ लिया जाएगा कि दांडी मार्च कब शुरू किया गया था, दांडी मार्च जो है कब शुरू किया गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा 12 मार्च। ठीक है, 12 मार्च 1930 से लेकर 5 अप्रैल 1930 तक। ठीक है, अब इसके बाद आपका 6 अप्रैल 1930 को क्या होता है, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हो जाता है। ठीक है, चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका B हो जाएगा। 88 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 88 में क्या है, तो देखिए हब्सी व्यापार से संबंधित सही तथ्य की पहचान करना है। ठीक है, तो सही तथ्य की पहचान करें, तो इसका में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1 से अधिक। ठीक है, उपयुक्त में से अधिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका D हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 में क्या है, तो देखिए जैकबेरी विद्रोह से संबंधित सही तथ्य की पहचान करें। ठीक है, जैकबेरी विद्रोह कब हुआ, तो मतलब कहाँ हुआ था, किसके बीच में हुआ था, तो याद रखिएगा। देखिए ये जो था ना, पहले हम बात कर लेते हैं। ठीक है, तो कृषकों का विद्रोह था। जैकबेरी विद्रोह जो था किसका विद्रोह था, कृषकों का विद्रोह था।
ठीक है, ये कब हुआ था? तो 1381 में हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है, अब फ्रांस में विद्रोह हुआ था। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 3 और 5। तो देखिए 3 और 5 कौन है? ऑप्शन नंबर आपका सी में है। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 90 की ओर चलते हैं। 90 में क्या है? चलिए तो क्वेश्चन नंबर 90 की ओर चलते हैं। क्या है? निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने प्रसिद्ध पुस्तक द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ टूथ लिखी थी? ठीक है, ये जो पुस्तक है ये आपका महात्मा गांधी जी का है। ठीक है, देखिए महात्मा गांधी का पुस्तक का नाम आपको याद रखना होगा। एक हो गया आपका द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ टूथ, दूसरा है आपका यंग इंडिया। ठीक है, कभी कोई पूछ लिया जाता है यंग इंडिया किनकी पुस्तक है? तो महात्मा गांधी का। ठीक है, इसके बाद आप याद रखिएगा हरिजन, हरिजन भी पूछा हुआ है। हरिजन किसकी पुस्तक है? महात्मा गांधी का। ठीक है, नवजीवन, ठीक है, नवजीवन ये भी आपसे कभी कभी पूछ लिया जाएगा, तो महात्मा गांधी का। ठीक है, चलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू की अगर हम बात कर लें तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक का नाम क्या था? डिस्कवरी ऑफ इंडिया। याद रखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक का नाम क्या था? डिस्कवरी ऑफ इंडिया। अगर हम बात कर ले दयानंद सरस्वती का, ठीक है, तो दयानंद सरस्वती की पुस्तक का नाम क्या था? सत्यार्थ प्रकाश। ठीक है, सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती का पुस्तक का नाम है। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, पुस्तक का नाम हमें आपको याद रखना होगा, कभी कभी पूछ लिया जाता है। चलिए अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इसे अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, याद रखिएगा प्रत्येक दिन रात में 8 बजे हम आपको सेट भेज दिया करेंगे, आप सेट बना लीजिए और 10 बजे, ठीक है, मॉर्निंग में आप आंसर की मिला लुल कीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 91 की ओर चलते हैं। समुद्र मार्ग से विश्व का परिभ्रमण सबसे पहले किसने किया था? ठीक है, चलिए तो किसने किया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो मैगलन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 92 की ओर चलते हैं। 92 में क्या है? आइए 92 में है स्वाधीनता के पुत्र पुत्रियां नामक संस्था स्थापित की गई थी। ठीक है, तो कब मतलब किसके दौरान किया गया था? तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किया गया था। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, स्वाधीनता के पुत्र पुत्रियां नामक संस्था स्थापित की गई थी तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान। और अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम कब से कब तक हुआ था? तो याद रखिएगा, ठीक है, 1775 से लेके 1783 तक। ठीक है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 93 को चलते हैं। 93 में क्या है? देखिए निम्नलिखित में से कौन अपनी बाजार नियंत्रण नीति के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है? ठीक है, तो कौन प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर कौन आएगा? अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, और खिलजी की बात करें तो खिलजी वंश कब से कब तक? तो 1290 से लेकर 1320 तक, अभी जस्ट आपको हम बताए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 94 को चलते हैं। क्या है? प्रथम स्टेट में कौन आते थे? ठीक है, ये आपको मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये हमेशा पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो प्रथम स्टेट में कौन आते थे? इसके अनुसार क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि आप जानते हैं प्रथम स्टेट में कौन आते थे? तो पादरी लोग आते थे। ठीक है, द्वितीय स्टेट की अगर हम बात करते हैं तो इसमें कौन आते थे? तो मध्यम वर्ग, सॉरी द्वितीय कौन आते थे? तो कुलीन वर्ग। ठीक है, कौन आते थे? तो कुलीन वर्ग। ठीक है, याद रखिएगा कुलीन वर्ग। और तीसरे स्टेट में अगर हम बात करें तो इसमें आपका मध्यम वर्ग आ जाएंगे। ठीक है, मध्यम वर्ग में कौन कौन आते हैं? जैसे कि किसान हो जाएगा, वकील हो जाएगा, ये सब जो भी होता है, देश का 90% जनता जो है वो आपका मध्यम वर्ग में ही आते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 95 को चलते हैं। 95 में क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक महान विद्वान विभूति द्वारा नहीं लिखी गई थी? ठीक है, तो कौन नहीं लिखी गई थी? तो रामचरित। ठीक है, रामचरितम किसने लिखा था? तो ये जो थे इसके लेखक कौन थे? तो तुलसीदास। ठीक है, इसके लेखक कौन थे? तो तुलसीदास हो जाएगा। चलिए और तो याद रखिएगा तुलसीदास जो लिखे थे रामचरित किस भाषा में लिखे थे? कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो अवधी भाषा में। ठीक है, किस भाषा में लिखे थे? तो अवधी भाषा में लिखे थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 96 को चलते हैं। 96 में क्या है? आइए 1893 में डैश के द्वारा गणपति उत्सव आरंभ करवाया गया था। ठीक है, तो गणपति उत्सव की शुरुआत किसने किया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है, 1893 में। इसी में पूछा जाता है कि शिवाजी महोत्सव की शुरुआत कब हुआ था? तो 1895 में। ठीक है, गणपति उत्सव बोलेगा तो 1893 में, शिवाजी उत्सव बोला जाएगा तो 1895 में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 97 को चलते हैं। 97 में क्या है? आइए निम्नलिखित में से कौन सी वर्ष 1919 की एक प्रमुख घटना है? तो 1919 की एक प्रमुख घटना कौन है? तो आपको पता होगा, रोलेट एक्ट पारित होना, ये आपका 1919 में हुआ था। ठीक है, अगर हम असहयोग आंदोलन की बात कर लें, असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो 1 अगस्त। ठीक है, 1 अगस्त 1920 में। ठीक है, चलिए गांधी इरविन समझौता की अगर हम बात करते हैं तो 4 या 5, कहीं कहीं आप देखिएगा 4 मार्च भी देगा, कहीं कहीं आपको 5 मार्च भी देखने को मिलेगा। 4 या 5 मार्च 1931 में ये प्रारंभ हुआ था। ठीक है, चलिए रोलेट एक्ट तो हो ही गया, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 की ओर चलते हैं। 98 में क्या है? देखिए
1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना में की गई थी। तो कहाँ किया गया था? तो ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका दिल्ली में किया गया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 99 की ओर चलते हैं। 99 में क्या है? सांची के स्तूप की खोज 1818 ईस्वी के द्वारा की गई थी। तो किसके द्वारा की गई थी? ठीक है, तो सांची के स्तूप की खोज सर हेनरी टेलर के द्वारा किया गया था। कहाँ किया गया था? तो ये आपका एमपी यानी कि मध्य प्रदेश में किया गया था, याद रखिएगा। ठीक है, कहाँ किया गया था? एमपी मध्य प्रदेश। कभी कभी देखिए जिला पूछता नहीं, अगर आपको याद रखना हो तो याद रखिएगा रायसेन जिला। ठीक है, रायसेन जिला, मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में सांची के स्तूप का खोज हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 100 की ओर चलते हैं। 100 में क्या है? देखिए 100 नंबर बोलता है तुगलकाबाद शहर की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? ठीक है, तो ये किसके द्वारा किया गया था? तो ये हो जाएगा आपका गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा किया गया था। आइए क्वेश्चन नंबर 101 की ओर आते हैं। चलिए 101 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, आपके स्क्रीन पे है। आइए क्या है? निम्नलिखित में से किस गुफा में राजा खारवेल का एक शिलालेख स्थित है? ठीक है, तो किस गुफा में स्थित है? याद रखिए ये हो जाएगा आपका हाथी का गुफा में स्थित है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 102 की ओर चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन एक पूरा पाषाण स्थल है? तो कौन एक पूरा पाषाण स्थल है? तो भीमबेटका। याद रखिए भीमबेटका क्या है? एक पूरा पाषाण स्थल। ये कहाँ है, किस राज्य में है? तो एमपी यानी कि मध्य प्रदेश में है, ये भी याद रखिएगा। और भीमबेटका को याद रखिएगा 2000, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि भीमबेटका को 2003, ठीक है, 2003 में यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में से शामिल किया गया था। ठीक है, ये भी आप फैक्ट याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 103 को चलते हैं। 103 में क्या है? तो भारत चीन युद्ध में इनमें से किस वर्ष हुआ था? ठीक है, तो भारत और चीन युद्ध कब हुआ था? ये तो सबको पता होगा, 1962 में आपका भारत चीन युद्ध हुआ था। अगर पूछ ले कभी भारत पाकिस्तान युद्ध कब हुआ था, तो याद रखिए 1965 में हुआ था आपका भारत पाकिस्तान युद्ध। चलिए क्वेश्चन नंबर 104 को चलते हैं। 104 में क्या है कि निम्न में से कौन सी ईसाई धर्म के संस्थापक का जन्म स्थान है? ठीक है, तो ईसाई धर्म के संस्थापक का जन्म स्थान कौन है? तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? तो बेथलेहम, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 105 को चलते हैं। 105 में क्या है? आइए देखिए 105 नंबर है कि मक्का के पास मीना सऊदी अरब में हज यानी कि तीर्थ यात्रा धार्मिक रिवाज की परिणति को चिन्हित करने के लिए कौन सा मुस्लिम त्यौहार मनाया जाता है? ठीक है, तो कौन सा मुस्लिम त्यौहार मनाया जाता है? तो 105 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी, ईद अल अजहा यानी कि बकरा ईद मनाया जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 106 की ओर चलते हैं। 106 में क्या है? आइए नाजीवाद किसका समर्थक था? ठीक है, तो नाजीवाद जो है किसका समर्थक था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, राज्य की सुरक्षा के सिद्धांत का वो समर्थक था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 107 को चलते हैं। 107 में क्या है कि किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? देखिए युद्ध जब भी पूछे किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था, तो याद रखिएगा सेडान के युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था। अब सवाल उठता है कि सेडान का युद्ध कब हुआ था? तो सेडान का युद्ध जो था याद रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1870 में आपका सेडान का युद्ध हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो याद रखिएगा फ्रांस। ठीक है, फ्रांस प्लस जर्मनी यानी कि फ्रांस और जर्मनी के बीच में आपका हुआ था सेडान का युद्ध। ठीक है, ये तो आपका युद्ध पूछ लिया कि किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। अगर पूछता किस संधि के तहत, ठीक है, जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ, चलिए तो किस संधि के तहत हम बात कर रहे थे ना, तो याद रखिए फ्रैंकफर्ट की संधि। ठीक है, फ्रैंकफर्ट की संधि के तहत, ठीक है, 1871 में। अगर पूछे कि किस युद्ध पूछेगा तो सेडान का युद्ध, संधि पूछेगा तो फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुआ था, तो 1871 में। ये भी आपको याद रखना होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 108 को चलते हैं। इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किससे माना जाता है? इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किससे माना जाता है? तो 108 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, रॉबर्ट ओवेन को माना जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 109 की ओर चलते हैं। 109 में क्या है? देखिए 109 नंबर है कि वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो हो चिन मिन, इसके संस्थापक कौन थे? हो चिन मिन थे। ठीक है, चलिए तो हिस्ट्री का लास्ट क्वेश्चन है आपका 110। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, कि इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन कब हुआ था? इसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इस प्रकार से हम लोग अभी हिस्ट्री का 40 नंबर का जो था वो हम लोग खत्म कर चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं ज्योग्राफी 40 नंबर। ठीक है, इसके बाद हम चलेंगे पॉलिटी 40 नंबर, फिर चलेंगे इकोनॉमिक्स 40 नंबर। ठीक है, चलिए तो यहाँ से हम शुरू करने जा रहे हैं ज्योग्राफी का। तो वैसे जो भी स्टूडेंट अभी जुड़े हुए हैं
तो आपसे भी एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए और अपने मित्र, अपने सहयोग के पास भेज दीजिए, ठीक है। फिर हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। चलिए, इसको एक बार शेयर कर दीजिए और जो अभी तक लाइक नहीं किए हैं वो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, और कल हम लोग सेट 2, फिर ठीक है, आज रात में आप लोग को सेट 2 का भेज दिया जाएगा PDF, आप लोग उसको बना लीजिएगा। कल 10 बजे हम लोग सेट 2 का भी आंसर देख लेंगे, ठीक है। चलिए, तो शुरू करते हैं। भूगोल का पहला प्रश्न क्या है, तो राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान में खेतड़ी परियोजना जो है किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका तांबा के लिए, ठीक है। चलिए, अगर हम पूछे कि तांबा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है, तांबा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है, तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश, ठीक है। कौन है, तो मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में एक जगह है मलाजखंड, ठीक है, जो तांबा के लिए जाना जाता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 72 क्यों चलते हैं। 72 में क्या है, चलिए 72 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारत में अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण क्या है। भारत में अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण क्या है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उच्च आर्द्रता से जुड़ा उच्च तापमान, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 73 क्यों चलते हैं। 73 में क्या है, देखिए, भारत के कितने राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। भारत के ऐसे कितने राज्य हैं जो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं, तो 5 राज्य, ठीक है। भारत के ऐसे 5 राज्य जो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। चीन के साथ भी भारत के 5 राज्य सीमा साझा करते हैं। पाकिस्तान के साथ भी भारत के 5 राज्य सीमा साझा करते हैं, ये भी आपको याद रखना होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 24 की ओर चलते हैं। 24 में क्या है, अरावली पर्वत श्रेणी में सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है, ठीक है। ये सबको पता होगा, गुरु शिखर, ठीक है। अरावली पर्वत श्रेणी में सबसे ऊंचा शिखर कौन है, तो गुरु शिखर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 75 क्यों चलते हैं। 75 में क्या है, देखिए, मध्य एशिया एवं पूर्व यूरोप में स्थित शीतोष्ण कटिबंधीय घास क्षेत्र को क्या कहा जाता है, ठीक है। तो क्या कहा जाता है, तो याद रखिएगा स्टेपी कहा जाता है, ठीक है। 75 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 76 क्यों चलते हैं। 76 में क्या है कि भारत के किस राज्य में सबसे पहले मानसून आता है। तो भारत के किस राज्य में सबसे पहले मानसून आता है, तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका केरल राज्य में, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 77 क्यों चलते हैं। 77 में क्या है कि गिर राष्ट्रीय उद्यान डैश में स्थित है, तो गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो 77 का राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका गुजरात में स्थित है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 28 की ओर चलते हैं। 28 में क्या है, आइए, भारत भूमध्य रेखा से मात्र कितना डिग्री उत्तर में है। भारत जो है भूमध्य रेखा से मात्र कितना डिग्री उत्तर में है, तो याद रखिएगा ये हो जाएगा आपका 8 डिग्री उत्तर में है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 89 को चलते हैं। क्या है, वन घुड़सखर वन जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, ठीक है। तो ये कहाँ पे स्थित है, तो ये आपका गुजरात में स्थित है। चलिए, अगला क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 80। 80 में क्या है, देखिए, भारत का मानक समय ग्रीनविच मध्य से समय से कितना आगे है, ठीक है। तो कितना आगे है, तो ये सबका बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 5.5 घंटा आगे है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 81 को चलते हैं। 81 में क्या है, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी हिमालयी नदी तंत्र की नदियाँ हैं, ठीक है। तो कौन सी हो जाएगा 81 का, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, ठीक है, एक हो जाएगा आपका गंगा, ठीक है। एक हो जाएगा आपका गंगा और दूसरा हो जाएगा आपका, ठीक है, ब्रह्मपुत्र। गंगा और ब्रह्मपुत्र जो है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 82 क्यों चलते हैं। 82 में क्या है कि निम्न में से किस देश को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो किस देश को जाना जाता है, तो याद रखिएगा इसे हम भूटान के नाम से जानते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 83 क्यों चलते हैं। 83 में क्या है, आइए, 83 में है कि उस जंगल का नाम बताइए जिसे पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो उस ग्रह को हम किसके नाम से जानते हैं, तो कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका अमेजन वर्षा 1, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 84 क्यों चलते हैं। 84 में क्या है, निम्नलिखित में से किस शहर को राजस्थान का सफ़ेद शहर कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस शहर को राजस्थान का सफ़ेद शहर कहा जाता है, तो 84 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका उदयपुर, ठीक है। चलिए, 85 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं। 85 में क्या है, आइए, 85 नंबर है कि भारत की मानक याम्योत्तर रेखा है। तो भारत की मानक याम्योत्तर रेखा कितना है, तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 86 को चलते हैं। 86 में क्या है, आइए, कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी, ठीक है। तो 86 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2015 में इसकी शुरुआत किया गया था। चलिए,
क्वेश्चन नंबर 87 के चलते 87 में क्या है कि मंजीरा मगरमच्छ वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। ठीक है, तो ये कहाँ स्थित है, ये हो जाएगा आपका तेलंगाना में स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 88 को चलते हैं। 88 में क्या है, नहीं, भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है। तो भारत का पूछ रहा है, भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, याद रखिए हेमिस नेशनल पार्क। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर पूछे कि भारत का प्रथम नेशनल पार्क कौन है, भारत का प्रथम नेशनल पार्क कौन है, तो ये हो जाएगा आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुआ था, 1936 में। ठीक है, चलिए 2018 के अनुसार अगर पूछेगा तब। आइए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 89 में क्या है कि गौतम बुद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य डैश में स्थित है। तो गौतम बुद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, तो याद रखिएगा झारखंड। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 90 क्यों चलते हैं। 90 नंबर क्या है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट डैश के बीच स्थित है। तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट किसके बीच स्थित है, तो 90 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका नेपाल और तिब्बत में स्थित है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 91 क्यों चलते हैं। 91 में क्या है, 9 डिग्री चैनल का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। ठीक है, तो 9 डिग्री चैनल का संबंध निम्नलिखित में किससे है, तो ये आपका लक्षद्वीप से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 92 क्यों चलते हैं। 92 में क्या है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा स्थान केप कोमरिन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान केप कोमरिन के नाम से जाना जाता है, तो ये याद रखिएगा आपका ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, सी कन्याकुमारी। कन्याकुमारी को हम लोग केप कोमरिन के नाम से भी जाना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 93 क्यों चलते हैं। 93 में क्या है, देखिए नेपाल हिमालय का विस्तार किन दो नदियों के बीच में है। ठीक है, तो नेपाल हिमालय का विस्तार जो है किन दो नदियों के बीच में, तो याद रखिए काली एवं तीस्ता। ठीक है, काली और तीस्ता के बीच में है नेपाल हिमालय। अगर हम पूछे असम हिमालय का विस्तार किन दो नदियों के बीच में है, तो असम हिमालय, याद रखिएगा असम लिख देते हैं, असम हिमालय का विस्तार किन दो नदियों के बीच में है, तो ये हो जाएगा आपका तीस्ता एवं ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में। ठीक है, चलिए अगला देख लीजिए। अगला है आपका, अच्छा एक क्वेश्चन, चलिए अगर पूछ लिया जाए कि कुमायूं हिमालय, ठीक है, कुमायूं हिमालय का विस्तार किन नदियों के बीच में है, तो याद रखिएगा सतलुज और काली नदी के बीच में आपका कुमायूं हिमालय पड़ता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 94 के चलते हैं। 94 में क्या है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय स्थल धौलाधर पर्वत श्रेणी में स्थित है। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका डलहौजी पर्वत स्थल। ठीक है, ये आपका हिमालय प्रदेश में स्थित है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 95 पे चलते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 95 में क्या है, आइए निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक शहर राजस्थान में स्थित है। तो राजस्थान में कौन सा शहर स्थित है, तो याद रखिएगा ब्योवर क्या है, ये आपका राजस्थान में स्थित है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 96 की ओर चलते हैं। क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य संस्कृति या भूगोल के आधार पर, ठीक है, असमानताओं को चिन्हित करके नहीं बनाया गया था। ठीक है, तो 96 का एक राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 97 को चलते हैं। 97 क्या है कि पृथ्वी के वायुमंडल में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन गैस मौजूद है। ठीक है, तो पृथ्वी के वायुमंडल में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन गैस है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 97 का, ये हो जाएगा आपका 28%। अगर हम बात कर लें, ठीक है, ऑक्सीजन कितना परसेंट है, याद रखिएगा 21% आपका क्या है, ऑक्सीजन है। नाइट्रोजन पूछेगा तो 78%, ऑक्सीजन पूछेगा तो 21%। ठीक है, अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर लें, ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, तो 0.03% आपका कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 98 को चलते हैं। 98 में क्या है, आइए 98 नंबर है कि पूर्वी घाट के दक्षिण पूर्व कौन सी पहाड़ी स्थित है। ठीक है, पूर्वी घाट के दक्षिण पूर्व में कौन सी पहाड़ी स्थित है, तो 98 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सेवराय हिल्स, ये आपका पूर्वी घाट के दक्षिण पूर्व में स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 99 को चलते हैं। 99 नंबर क्या है, आइए कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। ठीक है, तो कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 99 का, ये हो जाएगा आपका लोहित नदी जो है ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 100 क्यों चलते हैं। 100 में क्या है, आइए देखिए 100 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि 1987 में किस राज्य में एक अहिंसक आंदोलन शुरू किया गया था, जिसमें लोगों ने नीलगिरी के पौधों को उखाड़ फेंका और अपने लिए उपयोगी पेड़ लगाए। ठीक है,
तो 100 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक में। चलिए क्वेश्चन नंबर 101 की ओर चलते हैं। 101 में क्या है, देखिए, सिंधु और गंगा नदी प्रणालियों के बीच जल विभाजन पर कौन सा शहर स्थित है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सिंधु और गंगा नदी के नदी प्रणालियों के बीच में जल विभाजन का कौन सा शहर स्थित है, तो ये हो जाएगा अम्बाला, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 102 की ओर चलते हैं। 102 में क्या है, आइए, कौन सी मिट्टी हिमालय की 3 महत्वपूर्ण नदी प्रणालियों गंगा, सिंधु तथा ब्रह्मपुत्र के मिट्टी जमाव के कारण बनती है, ठीक है। कौन सी मिट्टी है जो हिमालय के 3 महत्वपूर्ण नदी, कौन कौन, गंगा, सिंधु तथा ब्रह्मपुत्र मिट्टी के जमाव के कारण बनती है, कौन सी मिट्टी बनती है, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जलोढ़ मिट्टी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 103 को चलते हैं। 103 में क्या है, 103 नंबर क्वेश्चन है कि नेपाल की सबसे लंबी नदी कर्णाली नदी को आध्यात्मिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है, ठीक है, तो कौन सा है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मापचा खनबाब, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 103 का सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 104 की ओर चलते हैं। 104 में क्या है, आइए, कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले में साक्षरता की दर सबसे कम है, तो सबसे कम आपसे पूछा है, ठीक है, तो 104 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, दंतेवाड़ा में आपका सबसे कम है साक्षरता, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 105 की ओर चलते हैं। 105 में क्या है, आइए, चलिए 105 में क्या है कि संयुक्त राष्ट्र संघ यूएन द्वारा निम्नलिखित में से किस अवधि को अंतर्राष्ट्रीय जल एवं स्वच्छता दशक घोषित किया गया था, ठीक है, तो 105 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका 1981 से लेकर 1990 के बीच में किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 106 की ओर चलते हैं। 106 में क्या है कि भारत में शुष्क भूमि की कृषि मुख्य रूप से डैश कम वर्षा वाले क्षेत्र में सीमित है, ठीक है, तो कितना सेंटीमीटर वर्षा वाले कम क्षेत्र में सीमित है, तो याद रखिएगा 75 सेंटीमीटर, ठीक है, कम वर्षा वाले क्षेत्र में सीमित है। चलिए 107 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इंसेलबर्ग स्थलाकृति का निर्माण कैसे होता है, ठीक है, तो कैसे होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी, पवन के आदरणात्मक क्रिया से होता है, ठीक है, तो 107 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 108 को चलते हैं। 108 में क्या है, आइए, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा दक्कन के पठार के पूर्वी और दक्षिण भाग में कम वर्षा वाले क्षेत्रों में क्रिस्टलीय आग्नेय चट्टानों पर विकसित होती है, ठीक है, तो 108 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका लाल मृदा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 109 क्यों चलते हैं। 109 में क्या है, तो निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय धारा अरुणाचल प्रदेश के हिमलाई क्षेत्र में अवस्थित है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका डिफू दर्रा, ठीक है। चलिए दोस्तों, आज का ज्योग्राफी का लास्ट क्वेश्चन है, अब इसका आंसर आप लोग को बताना है, ठीक है। 110 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर भी आप लोग को, वैसे स्टूडेंट जो ज्योग्राफी से है, ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग को बताना है, ठीक है। चलिए इसके बाद हम शुरू करने जा रहे हैं आपका राज्य व्यवस्था। तो वैसे जो भी हैं जिनका पॉलिटी है, ठीक है, हिस्ट्री और पॉलिटी लिए हुए हैं, 2 पेपर है, आपका कॉम्बिनेशन बनता है, तो ये फिर आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। चलिए 1 मिनट, थोड़ा हम पानी पी लें। चलिए दोस्तों, तो यहाँ से हम लोग, ठीक है, पॉलिटी करने जा रहे हैं राज्य व्यवस्था। तो वैसे स्टूडेंट जिनका भी हिस्ट्री प्लस, ठीक है, पॉलिटी है, ये उनके लिए होगा, ठीक है। चलिए यहाँ से 40 नंबर हम कवर करने वाले हैं। आइए, तो पहला प्रश्न आप देख सकते हैं, ठीक है, लोकतंत्र के स्वरूप को स्पष्ट करने के लिए किस आंदोलन का योगदान रहा था, ठीक है, तो किस आंदोलन का योगदान रहा था, तो 111 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 17वीं सदी के इंग्लैंड का मजदूर आंदोलन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 112 को चलते हैं। 112 में क्या है, आइए, निम्नलिखित में से किसी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है, ठीक है, तो किसे केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है, तो 112 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये आपको संसद को है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 113 क्यों चलते हैं। 113 में क्या है, आइए, 113 नंबर है कि सरकार के निम्नलिखित में से किस अधिनियम के कारण बम्बई से सिंध प्रांत का निर्माण हुआ, ठीक है, तो 113 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत, ठीक है। चलिए 114 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं। 114 में क्या है, आइए,
कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा, ठीक है, बर्मा को भारत से अलग किया गया था, ठीक है, तो किस अधिनियम के द्वारा इसे अलग किया गया था, तो ये भी याद रखिएगा, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा बर्मा को भारत से अलग किया गया था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 115 क्यों चलते हैं। 115 में क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण के लिए है, ठीक है, तो कौन सा अनुच्छेद है, तो याद रखिए अनुच्छेद नंबर 29, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 116 क्यों चलते हैं। 116 में क्या है, आइए, अनुच्छेद 245 के अनुसार डैश संसद का कार्य है, तो अनुच्छेद 245 में किसका संसद का कार्य है, तो 116 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो कानून बनाना अनुच्छेद 245 के अंतर्गत आता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 117 क्यों चलते हैं। 117 में क्या है, आइए, निम्नलिखित में से किसके पास लोकसभा सत्र को स्थगित करने की शक्ति है, ठीक है, तो किसके पास लोकसभा सत्र को स्थगित करने की शक्ति है, तो 117 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो प्रधानमंत्री, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 118 क्यों चलते हैं। 118 में क्या है, नहीं एक मिनट रुकिएगा, इसका आपका भारत का राष्ट्रपति हो जाएगा, ठीक है, सॉरी गलती हो गया था, फिर से देख लीजिएगा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किसके पास लोकसभा सत्र को स्थगित करने का शक्ति है, तो ये हो जाएगा आपका भारत के राष्ट्रपति के पास ये शक्ति होता है कि लोकसभा को भंग किया जा सकता है या स्थगित किया जा सकता है। ये भी याद रखिए कि राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 118 क्यों चलते हैं। लोकतंत्र के सिद्धांत के विकास में किस क्रांति का योगदान रहा, ठीक है, तो किस क्रांति का योगदान था, तो 118 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, तो दो क्रांति था, एक था आपका इंग्लैंड का गौरवपूर्ण क्रांति, ये तो आपको वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ रहे तो आपको पता होना चाहिए इंग्लैंड का गौरवपूर्ण क्रांति कब हुआ था, तो 1688 में हुआ था, ठीक है। अगर हम फिर दूसरा था आपका फ्रांस की क्रांति, ये भी आपको पता होना चाहिए, अगर आप हिस्ट्री आपका सब्जेक्ट है तो फ्रांस की क्रांति कब हुआ था, तो 14 जुलाई को, ठीक है, 14 जुलाई 1789 को आपको फ्रांस की क्रांति हुआ था, ठीक है, ये दोनों का योगदान रहा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 119 के चलते हैं। 119 में क्या है कि ब्रिटेन में वयस्क मताधिकार को किस वर्ष लागू किया गया, ठीक है, तो 119 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका, एक मिनट यहाँ पे थोड़ा सा आपका फॉल्ट है, चलिए ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 1928 में। ये क्वेश्चन आपका स्टेट में पूछा हुआ था, ठीक है। और महिला का अगर पूछे तो महिला को कब मिला था ये अधिकार, 1917 में मिला था, ठीक है। महिला को ब्रिटेन में वोट देने का अधिकार कब मिला था, 1917 में मिला था। चलिए क्वेश्चन नंबर 120 के चलते हैं। 120 में क्या है, आइए, वे आदर्श जिन्हें राज्य को नीतियों का निर्माण करते समय ध्यान में रखना चाहिए था, ठीक है, तो क्या ध्यान में रखना चाहिए था, तो 120 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत को ध्यान में रखना चाहिए था। चलिए क्वेश्चन नंबर 121 को चलते हैं। 121 में क्या है, आइए, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक को परिभाषित करता है, ठीक है, धन विधेयक को कौन परिभाषित करता है, तो 121 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 110 जो है धन विधेयक को परिभाषित करता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 122 को चलते हैं। 122 में क्या है, कौन सी भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है, ठीक है, कौन सी भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है, तो 122 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, द्विस्तरीय सरकार नहीं है, ठीक है। चलिए 123 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 123 में क्या है कि निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष स्पीकर थे, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के अध्यक्ष स्पीकर कौन थे पहले। 123 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो गणेश वासुदेव मावलंकर, ठीक है, इनका पूरा नाम है। चलिए ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 124 को चलते हैं। 124 में क्या है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 किसके बारे में है, ठीक है, तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो है 343 ये किसके बारे में है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संघ की राजभाषा, ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप इसको एकदम वीवीआई कर सकते हैं। अनुच्छेद 343 का संबंध किससे है, तो ये संघ की राजभाषा से है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 125 को चलते हैं। 125 में क्या है, आइए देखिए 125 नंबर है कि भारतीय संविधान के लिए DPSP राजनीति निर्देशक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस संविधान से प्रेरित है, मतलब कि कहाँ से लिया गया है, तो ये जो है आपका आयरलैंड से लिया गया है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 126 को चलते हैं। 126 में क्या है, देखिए म्यांमार में किसके विरुद्ध जन संघर्ष चल रहा था, ठीक है, तो 126 का राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सैनिक शासन के विरुद्ध चल रहा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 127 को चलते हैं। 127 में क्या है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में कौन सा सिद्धांत रूस के संविधान से प्रेरित है, ठीक है, तो रूस के संविधान से क्या लिया गया था भारतीय संविधान में, तो 127 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, मौलिक कर्तव्य, ये जो मौलिक कर्तव्य है ये आपका रूस से लिया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 128 को चलते हैं। 128 में क्या है, आइए,
कि भारत के संविधान की संसदीय सरकार की अवधारणा किस देश से गृहीत की गई है। ठीक है, तो ये कहाँ से लिया गया था, तो ये हो जाएगा आपका इंग्लैंड से। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 129 को चलते हैं। 129 में क्या कह रहा है कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार किसने रखा था। मतलब त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार जो है किसने रखा था, तो 129 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बलवंत राय मेहता कमेटी ने रखा था। ठीक है, चलिए 130 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं। 130 में क्या है, आइए कि भारत की अंतरिम सरकार 1946 के संदर्भ में वित्त मंत्रालय का कार्यभार निम्नलिखित में से ठीक है किसने संभाला था। तो किसने संभाला था, तो 130 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, लियाकत अली खान ने संभाला था। चलिए क्वेश्चन नंबर 131 को चलते हैं। 131 में क्या है कि भारत के संविधान की डैश अनुसूची राज्यों के नामों और उनके आधिकारिक क्षेत्रों से संबंधित है। ठीक है, तो किससे संबंधित है, तो ये हो जाएगा आपका प्रथम से संबंधित है। ठीक है, 131 का सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 132 को चलते हैं। 132 में क्या है, प्रसिद्ध केशवानंद भारती 1973 वाद निम्नलिखित में से किस मामले में संबंधित है। ठीक है, तो 132 का राइट आंसर हो जाएगा प्रस्तावना का उत्तरदायित्व से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 133 को चलते हैं। 133 में क्या है, आइए कि भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या कानूनों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा, यह अनुच्छेद कितना में कहा गया है। ठीक है, तो 133 का जो है यह अनुच्छेद आपका 14 में कहा गया है। चलिए 134 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं। क्या कहा जा रहा है कि भारत की संविधान सभा डैश में गठित हुई थी, मतलब भारत की संविधान सभा कब गठित हुई थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1946 में ये संविधान सभा गठित हुई थी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 135 को चलते हैं। 135 में क्या है, आइए अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, और प्रत्येक दिन याद रखिएगा, प्रत्येक दिन रात में 8 बजे आपको सेट भेज दिया जाएगा हमारा टेलीग्राम ग्रुप में। और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में जाके आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे प्रत्येक दिन आपको PDF रात में 8 बजे भेज दिया जाएगा। आंसर जो है वो आपको 10 बजे सुबह में मिलाया जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं आगे क्या है। आइए क्वेश्चन नंबर 135। 135 में क्या कह रहा है, देखिए लोकतांत्रिक जन संघर्ष एवं आंदोलन का क्या उद्देश्य होता है। ठीक है, लोकतांत्रिक जन संघर्ष एवं आंदोलन का क्या उद्देश्य होता है, तो याद रखिएगा इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 136 को चलते हैं। 136 में क्या है, प्रत्येक वर्ष डैश को संसद में बजट पेश किया जाता है। तो प्रत्येक वर्ष 1 फरवरी को, याद रखिएगा 1 फरवरी को, ठीक है, संसद में बजट को पेश किया जाता है। ठीक है, चलिए 137 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 137 में क्या है, आइए 137 नंबर है कि राजा वीरेंद्र विक्रम की हत्या के बाद राजा ज्ञानेंद्र ने नेपाल की संसद को, ठीक है, भंग कर किस वर्ष पूर्ण राजशाही की घोषणा की थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2002 में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 138 को चलते हैं। 138 में क्या है, आइए ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों में महिला उम्मीदवारों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं। ठीक है, तो कितनी सीटें आरक्षित की गई है, तो 1/3 सीटें आरक्षित की गई है। चलिए क्वेश्चन नंबर 139 को चलते हैं। 139 में क्या है, डैश न्याय का भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख नहीं किया गया है। ठीक है, तो किसको नहीं किया गया, तो वितरित को नहीं किया गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 140 को चलते हैं। 140 में क्या है कि भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा राष्ट्रीय किराया अधिकरण का विचार प्रस्तावित किया गया। ठीक है, तो 140 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 75वां संविधान संशोधन में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 141 को चलते हैं। 141 में क्या है, आइए संविधान सभा में महिला प्रतिनिधियों की संख्या कितनी थी। ठीक है, संविधान सभा में महिला प्रतिनिधियों की संख्या कितनी थी, तो याद रखिएगा 15। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 142 को चलते हैं। 142 में क्या है, आइए किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया। ठीक है, किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका में। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अमेरिका में स्वीकार किया गया था। ठीक है, यहाँ पे आपका ऑप्शन नहीं दिया हुआ, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 143 को चलते हैं। 143 में क्या है, आइए
कि किसने कहा, ठीक है, आदेशित निर्णय को सार्वजनिक कल्याण के लिए लागू करना ही नागरिकता है। ठीक है, तो यह कथन किसका था, तो ये हो जाएगा आपका लॉस्की का। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 144 को चलते हैं। 144 में क्या है, आइए। किसने कहा, वह व्यक्ति जिसे किसी राज्य के विमर्शी एवं न्यायिक प्रशासन में भाग लेने का अधिकार है उस राज्य का नागरिक कहलाता है। तो उस राज्य का नागरिक क्या कहलाता है, ठीक है, उस राज्य का नागरिक जो है अरस्तु कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 145 को चलते हैं। 145 में क्या है, आइए। ठीक है, राजमन्नार समिति का निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा नियुक्त किया गया था। ठीक है, तो 145 का राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका तमिलनाडु हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 146 को चलते हैं। 146 में क्या है, आइए देखिए। 146 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद, ठीक है, पाकिस्तान के कुछ प्रवासियों की नागरिकता के अधिकारों से संबंधित है। ठीक है, तो कौन सा अनुच्छेद है, तो 146 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका अनुच्छेद 7। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 147 को चलते हैं। 147 में क्या है, आइए। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। ठीक है, तो कितना होता है, तो याद रखिएगा 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 148 को चलते हैं। 148 में क्या है, आइए, कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग निश्चित वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान से संबंधित है। ठीक है, तो 148 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा भाग आपका 16। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 149 को चलते हैं। 149 में क्या है, देखिए। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद क्रमशः राष्ट्रपति, ठीक है, क्रमशः राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा से संबंधित है। ठीक है, तो कौन सा अनुच्छेद है, तो याद रखिए अनुच्छेद 60 जो है, ठीक है, राष्ट्रपति से, अनुच्छेद 69 उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ से संबंधित है। ठीक है, चलिए तो 150 आज का मतलब कि इकोनॉमिक्स का पॉलिटी का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, ये है जो क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग को बताना होगा। 150 का आप लोग इसका आंसर क्या मारे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और वैसे स्टूडेंट जिनका भी इकोनॉमिक्स है, अब हम इकोनॉमिक्स शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, उससे पहले कि अगर आप हमारे चैनल पर अभी भी नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा, क्योंकि प्रत्येक दिन रात में 8 बजे हम आपको इस बुक का PDF भेज दिया करेंगे। ठीक है, और सुबह में 10 बजे, याद रखिएगा मॉर्निंग में 10 बजे आपका आंसर मिलाया जाएगा, आप इसका आंसर मिला सकते हैं। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं अभी यहाँ से इकोनॉमिक्स। तो जिनका भी इकोनॉमिक्स है वे देखें अपना। ठीक है, चलिए क्या है, तो बैंक दर का अर्थ है, तो बैंक दर का अर्थ क्या होता है, तो बैंक दर का अर्थ जो होता है देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 112 के चलते हैं। 112 में क्या है, देखिए 100 रुपये का नोट किसके द्वारा हस्ताक्षरित होता है, मतलब किसके द्वारा जारी होता है। ठीक है, तो 112 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका RBI गवर्नर के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 113 क्यों चलते हैं। 113 में क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम संसद के तहत एक विशेष कानून पारित करके स्थापित किया गया है। ठीक है, तो 113 का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, वैधानिक निगम हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 114 क्यों चलते हैं। 114 में क्या है, देखिए 1969 में कितने प्रमुख निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए 115 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं। 115 में क्या है, आइए। चलिए 115 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। चलिए 115 नंबर क्या है कि वर्ष 2021-22 के लिए, ठीक है, निम्नलिखित मदों पर बिहार के कुल व्यय, ठीक है, का अवरोही क्रम में सही क्रम चुनना है आपको। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक सेवाएं, सामान्य सेवाएं, फिर आर्थिक सेवाएं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 116 क्यों चलते हैं। 116 में क्या है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता है। ठीक है, तो कौन सा क्षेत्र है, तो ये हो जाएगा आपका प्राथमिक क्षेत्र। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 117 क्यों चलते हैं। 117 में क्या है, आइए। किस अधिनियम ने बैंकों के राष्ट्रीयकरण के लिए शर्त निर्धारित किए थे। ठीक है, तो कौन सा बैंक किया था, तो ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 118 क्यों चलते हैं। 118 में क्या है, देखिए निम्नलिखित में से किस में व्यक्तियों या व्यक्तियों के समूह के स्वामित्व वाले व्यवसाय शामिल है। ठीक है,
तो किस में आ जाएगा 118 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका निजी क्षेत्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 119 को चलते हैं। देखिए सार्वजनिक क्षेत्र में कौन कौन आते हैं, तो याद रखिए सार्वजनिक क्षेत्र में आपका सेल और भेल आएंगे। ठीक है, सेल और भेल किस क्षेत्र में आते हैं, तो सार्वजनिक क्षेत्र में आते हैं। ठीक है, चलिए 119 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 119 में क्या है, देखिए 2017 से 2018 और 2017-18 और 2021 से 2022 तक बिहार के प्रति व्यक्ति आय के चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर 2011-12 की स्थिर कीमत पर क्या थी। ठीक है, तो 119 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये था आपका 4.5। चलिए क्वेश्चन नंबर 120 को चलते हैं। 120 में क्या है कि डैश के द्वारा जारी विश्व विकास रिपोर्ट में प्रति व्यक्ति आय मानदंड का उपयोग देशों को वर्गीकृत करने में किया जाता है। ठीक है, तो 120 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, विश्व बैंक। चलिए 121 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं कि आज़ादी के बाद से लेकर अब तक भारत में इनमें से कौन सा सबसे बड़ा, ठीक है, कर सुधार हुआ। ठीक है, कौन सा सबसे बड़ा कर सुधार हुआ, तो 121 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका वस्तु एवं सेवा कर में सबसे बड़ा सुधार हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 122 के चलते हैं कि डैश में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आकबक में आके कुछ और मत मार दीजिएगा। यहाँ राष्ट्रीयकरण आपसे पूछा जा रहा है, तो राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था। ठीक है, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो 1949 में हुआ था। और आरबीआई की स्थापना अगर पूछे ना, आरबीआई की स्थापना कब हुआ था, तो 1935 में हुआ था। ये भी आपको याद रखना होगा। आरबीआई की स्थापना बोलेगा तो 1935 और इसकी राष्ट्रीयकरण बोलेगा तो 1949 में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या है। एसबीआई अगर पूछेगा, एसबीआई की स्थापना कब हुआ था, तो 1955 में हुआ था। ठीक है, एसबीआई की स्थापना कब हुआ था, तो 1955 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 123 को चलते हैं। किस दर पर आरबीआई बैंकों को ऋण देती है और उसे क्या कहा जाता है, मतलब जिस दर पर आरबीआई बैंकों को ऋण देती है उसे क्या कहा जाता है। ठीक है, तो 123 का क्या हो जाएगा, तो रेपो रेट कहते हैं, उसे हम रेपो रेट कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 124 को चलते हैं। 124 में क्या है, आइए, न्यूनतम समर्थन मूल्य जिस शब्द के बारे में अक्सर समाचार में सुना जाता है निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ठीक है, तो 124 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कृषि एवं किसान कल्याण से यह संबंधित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 125 को चलते हैं। 125 में क्या है, आइए, ठीक है, चलिए फेमा का पूर्ण रूप क्या है, तो फेमा का पूर्ण रूप हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला 126 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 126 में क्या है कि भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे। भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे, तो 126 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका नरसिम्हा राव। ठीक है, नरसिम्हा राव जो थे वो आपका 1991 में भारत के प्रधानमंत्री थे। चलिए 127 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 127 में क्या है, आइए, 127 नंबर है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा माध्यमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो कौन सा माध्यमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो 127 का राइट आंसर हो जाएगा उद्योग आता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 128 को चलते हैं। 128 में क्या है, आइए, कि आरबीआई के विदेशी मुद्रा भंडार में निम्नलिखित में से कौन शामिल है। ठीक है, तो कौन शामिल है, तो याद रखिएगा इसका जो है ना, इसका आपका चारों का चारों शामिल है। ठीक है, विदेशी मुद्रा ये भी शामिल है, सोना भी आपका शामिल है, विशेष आहरण अधिकार भी शामिल है, आरक्षित आपका किस्त स्थिति भी शामिल है, यानी कि एक से अधिक किसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 128 का क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 129 नंबर क्वेश्चन के चलते हैं। 129 में क्या है, देखिए, भारत की निम्नलिखित में से कौन सी वित्तीय संस्था निवेशकों के हितों की रक्षा करती है और शेयर बाजार के मध्यस्थों के कामकाज को सुगम बनाती है। ठीक है, तो 129 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। ठीक है, जिसको हम सेबी बोलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 128 की ओर चलते हैं। नाबार्ड में भारत सरकार का हिस्सा कितना प्रतिशत होता है। ठीक है, तो 130 का हो जाएगा, ये भारत सरकार का इसमें 100% होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 131 की ओर चलते हैं। 131 में क्या है, 131 नंबर क्वेश्चन है कि रंगराजन आयोग की सिफारिश के आधार पर एक अधिसूचना द्वारा 2005 में निम्नलिखित में से किसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, तो किसकी स्थापना की गई थी, तो 131 का राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की स्थापना किया गया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 132 को चलते हैं। 132 में क्या है कि केंद्र सांख्यिकी संगठन के द्वारा आधार पर औद्योगिक उत्पादन सूचांक की गणना की जाती है और इसे प्रकाशित किया जाता है।
ठीक है। तो किसके अनुसार, तो 132 का राइट आंसर हो जाएगा मासिक के अनुसार, ठीक है। चलिए 133 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 133 नंबर क्या है, तो ये 133 नंबर क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है और इसका आप लोग डायरेक्ट आंसर देख लीजिए, ये हो जाएगा आपका भुगतान शेष, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 134 को चलते हैं। 134 नंबर देखते हैं क्वेश्चन क्या है, आइए। चलिए 134 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि भारत श्रीलंका के बीच वाणिज्य मुक्त व्यापार समझौते पर डैश में हस्ताक्षर किए गए थे, ठीक है। तो कब किए गए थे, तो 1998 में किए गए थे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 135 को चलते हैं, क्या है, भारत गणराज्य के प्रथम बैंक नोट 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया और 100 रुपये के मूल्य वर्ग में डैश में जारी किए गए थे। तो कब जारी किए गए थे, 135 का हो जाएगा, ये आपका 1950 में जारी किए गए थे, ठीक है। चलिए 136 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है, उत्पत्ति के नियम आपसे पूछा जा रहा है। उत्पत्ति के नियम क्या है, याद रखिएगा, आपका 1, 2, 3, 4 चारों के चारों सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 137 को चलते हैं। 137 में क्या है, ये 137 नंबर क्वेश्चन है कि मंदी के मामले में विस्तारवादी राजकोषीय नीति लागू की जाती है। तो कब की जाती है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कर दरों में कमी द्वारा की जाती है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 138 को चलते हैं। 138 में क्या है, देखिए, प्रधानमंत्री जनधन योजना की घोषणा कब की गई थी, ठीक है। तो कब किया गया था, तो 15 अगस्त 2014 में किया गया था, ठीक है। चलिए 139 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 139 में क्या है कि भारत में पका हुआ मध्य भोजन योजना किस वर्ष शुरू हुआ, ठीक है। तो 139 का राइट आंसर हो जाएगा 2001 में शुरू हुआ था। चलिए तो 140 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं, क्या है, देखिए 140 नंबर है कि खरीफ मौसम के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी फसल नहीं उगाई जा सकती है, ठीक है। तो कौन सी फसल नहीं उगाई जा सकती है, तो 140 का हो जाएगा आपका सरसों आपका नहीं उगाई जा सकती है, ठीक है। सरसों जो है, ठीक है, ये आपका रबी फसल का है, ठीक है। तो इसीलिए आप खरीफ मौसम के दौरान नहीं उगा सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 141 को चलते हैं। 141 नंबर क्वेश्चन क्या है, चलिए 141 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा एक विकल्प गरीबी का सूचक नहीं है, ठीक है। तो कौन नहीं है, 141 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका पक्का घर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 142 देख लीजिएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर आपको हम बता देते हैं, ये हो जाएगा आपका 2014 में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं। देखिए वीडियो बहुत लंबा बन जाता है, इसीलिए थोड़ा सा क्वेश्चन को हम छाट के आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अभी उधर भी आपका 70 नंबर क्वेश्चन बचा हुआ है, ठीक है। चलिए 143 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा, इसका बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए 144 नंबर क्वेश्चन भी लंबा है, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 145 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 145 में क्या है, देखिए कि केंद्रीय बैंक द्वारा मुद्रा आपूर्ति बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अपनाया जाता है, ठीक है। तो कौन सा विकल्प अपनाया जाता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यह खुले बाजार में सरकारी प्रतिभूतियाँ खरीदता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 146 को चलते हैं, ये भी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। 146 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 जनवरी 2019, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 147 क्या बोलता है कि WTO कृषि समझौता, ठीक है, निम्नलिखित में से किस वर्ष अस्तित्व में आया था, ठीक है। तो ये किस वर्ष आया था, तो ये हो जाएगा आपको 1995 में आया था, ठीक है। चलिए 1948 हो गया 1995 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 148 को चलते हैं। 148 में क्या है, देखिए सीमांत उपभोग प्रवृत्ति उच्चतर हो जाने पर सरकारी व्यय गुणक पर क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो क्या प्रभाव पड़ता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यह सी, ठीक है, यह अधिक हो जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 149 को चलते हैं। 149 में क्या है, देखिए किस वर्ष, ठीक है, किस वर्ष में बैंकिंग विनिमय अधिनियम 1949 में से जम्मू एवं कश्मीर राज्य को छोड़कर शब्द हटा दिया गया, ठीक है। तो 149 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1956, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, इकोनॉमिक्स वालों के लिए। तो इसका जो क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग को बताना है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में अगर आप वीडियो में अभी तक बने हुए हैं तो आप इसका आंसर जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए तो इस प्रकार से हम लोग जो भी आपका सब्जेक्ट का जो था 40-40 नंबर का हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटी, वो हम आप लोग को पूरा करवा चुके हैं, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं यहाँ से हिंदी और आपका इंग्लिश जो है उसके अनुसार, ठीक है। तो देखिए हिंदी इंग्लिश में क्या है, तो इन हिंदी इंग्लिश का हम आपको आंसर बता देते हैं, आप फटफट मिलाते हुए चलिएगा, ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा बन जाता है इसीलिए।
थोड़ा दिक्कत हो जाता है। देखिए इसका हम आपको डायरेक्ट आंसर बता देते हैं, ठीक है, इसके बाद हम उधर देख लेते हैं। चलिए, तो 1 नंबर पहला का आंसर क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या हो जाएगा, तो 2 का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। 2 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन मिला लीजिएगा, ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 3 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, 4 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 4 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 का, तो 4 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए, 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 5 नंबर में क्या है, तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। आइए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 6 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए, ठीक है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 7 में क्या है, चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 8 में इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 8 का, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए, यहाँ से आपका हिंदी शुरू होता है, हिंदी में पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप इसको देख लीजिएगा, बना लीजिएगा, ठीक है। अगर बनाया तो आप डायरेक्ट आंसर मिला लीजिएगा, ठीक है। 9 का राइट आंसर क्या है, तो ये हो जाएगा आपका बी, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा, फिर आप ही को दिक्कत होगा, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं, 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। 11 का देख लेते हैं, 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं, 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 13 का आपका बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं, 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 14 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं, 15 में क्या हो जाएगा, तो 15 का आपका ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद देख लेते हैं 16 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 को चलते हैं, 16 में क्या है, आइए 16 नंबर क्वेश्चन, 16 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, गधांश है, गधांश आप लोग पढ़ लिए होंगे, ठीक है। तो 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 17 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं, 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 19 का आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 20 का आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 21 को चलते हैं। चलिए तो 22 का क्या बोले थे, तो 22 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 21 का देख लो तो पहले, 21 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, और 22 का क्या हो जाएगा, तो 22 का भी आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, तो 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 23 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 24 का अगर हम आंसर देखते हैं, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। 25 का क्या हो जाएगा, तो 25 का आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 क्यों चलते हैं, ठीक है। 26 का क्या है, 26 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 27 का क्या है, तो 27 का ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए चलते हैं, 28 का क्या है, तो 28 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। 29 का क्या हो जाएगा, तो 29 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, हाँ जी 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। 30, तो 30 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग जो आपका पास मार्किंग था वो हम लोग पास कर चुके हैं 30 नंबर में से। उम्मीद करते सबका आपका 15-16 आया होगा, ठीक है। चलिए यहाँ से फिर शुरू होता है आपका जनरल स्टडीज, जहाँ से मैथ शुरू होता है, ठीक है। तो मैथ भी अब यहाँ बताना संभव नहीं है, ठीक है। तो इसका हम आप लोग को आंसर बता के देते हैं, आप लोग आंसर मिला लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो 31 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका माध्यमिक, इसका माध्यिका निकालना था, ये तो ऐसे भी सिंपल था, यह इसका राइट आंसर हो जाएगा 7.5, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्यों चलते हैं, तो 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सॉरी 32 का क्या हो जाएगा, तो 32 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 33 का भी आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं, तो 34 का देख लेते हैं, आइए 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 34 का जो आंसर है ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 35 का क्या हो जाएगा, तो 35 का ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए 27। चलिए क्वेश्चन नंबर 36, चलिए तो 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 36 का आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है, ऑप्शन नंबर ई। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 28 का आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन, चलिए सॉरी 38
40 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। देखिए लगातार 1 घंटा 1.5 घंटा से वीडियो बना रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा हरासमेंट टाइप किया जाता है, ठीक है। चलिए तो 39 से हम लोग पढ़ के मारते हैं। आइए देखते हैं 39 नंबर क्वेश्चन क्या था। देखिए कहा जा रहा है कि केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के वर्तमान प्रमुख कौन है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका परवीन सूद, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 को चलते हैं। 40 में क्या है कि वर्ष 2024 का, ठीक है, काला निधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था, तो ये हो जाएगा आपका उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है। ये आपका करंट अफेयर चलेगा, 7 से 8 क्वेश्चन जो होगा वो आपका करंट अफेयर से पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। महिला प्रीमियर लीग 2024 का खिताब किस टीम ने जीता, ये तो सबको पता होगा किस टीम ने जीता था, और इसका राइट आंसर तो दिया नहीं है, लिख लीजिएगा आरसीबी, ठीक है। किसने जीता था, तो आरसीबी बेंगलोर ने जीता था। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 को चलते हैं। 42 नंबर का क्वेश्चन क्या है, आइए, कितने भारतीयों ने ग्रैमी अवार्ड 2024 का पुरस्कार जीता, ठीक है। तो 42 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन क्या है, ठीक है, साइमस हैरिस अप्रैल 2024 में किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं, ठीक है। तो किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं, तो ये आपका आयरलैंड के बने हुए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 को चलते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। कहा जा रहा है, एक मिनट, आइए, कि अप्रैल 2024 में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जारी विश्व हेपेटाइटिस रिपोर्ट के अनुसार वायरल, ठीक है, हेपेटाइटिस के मामले में भारत का स्थान कौन सा है, ठीक है। तो भारत का स्थान कौन सा है, तो ये हो जाएगा आपका दूसरा, ठीक है। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 45 में क्या है, आइए, हाल ही में आतंकवाद विरोध पर भारत कजाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र समूह का आयोजन कहाँ किया गया था, ठीक है। तो कहाँ किया गया था, तो ये आपका अस्ताना में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 46 में क्या है, चलिए 46 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहा जा रहा है वर्ष 2023 का सर्वश्रेष्ठ एशियाई अंडर-20 पुरुष एथलीट चुने जाने वाले पहला भारतीय कौन बने, ठीक है। तो कौन बने थे, ये सेल्वा प्रभु तिरुमरन बने थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 की ओर चलते हैं। क्या है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सेवा सर्विसेज से हटाया गया था, ठीक है। तो कब हटाया गया था, तो याद रखिए 1874 में से इन्हें हटा लिया गया था, ठीक है। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा, ये थोड़ा बड़ा है तो इसको हम आपको डायरेक्ट आंसर बता देते हैं। तो 48 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 49 को चलते हैं। 49 में क्या है, देखिए, प्रसिद्ध गीत, ठीक है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है कि रचयिता कौन है। देखिए यहाँ पे फोकस कीजिएगा, यहाँ पे आपको ना सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, यहाँ से रचयिता पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इसके रचयिता कौन थे, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे नहीं दिया हुआ उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इसका रचयिता कौन थे, तो रचयिता हो जाएंगे आपका कौन, एक मिनट लिख देते हैं, याद रखिए बिस्मिल अजीमावादी, ठीक है। बिस्मिल अजीमावादी जो क्या थे, ये आपके रचयिता थे। अगर गायक पूछेगा ये किसने गाया था, तो राम प्रसाद बिस्मिल, राम प्रसाद बिस्मिल क्या थे, तो ये गायक थे। यहाँ से रचयिता पूछा था तो आपको मारना है बिस्मिल अजीमावादी, ठीक है। गायक पूछेगा तो राम प्रसाद बिस्मिल। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 को चलते हैं। किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी, ठीक है। तो किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई किया था, तो श्यामलाल दास कॉलेज, ठीक है, भावनगर से गांधी जी ने पढ़ाई किए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 को चलते हैं। 51 में क्या है, 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो सिद्धू कानून और चांद भैरव ने किए थे, चारों भाई ने मिलकर किया था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 को चलते हैं। 52 में क्या है, स्वदेश बांधव समिति का संस्थापक कौन था, तो 52 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, अश्विनी कुमार दत्त, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्या है, सूरत विभाजन 1907 के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का किसका मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर किसका नियंत्रण हुआ, ठीक है। तो किसका नियंत्रण हुआ था, तो नरमपंथी का, ठीक है। चलिए आपको पता होगा सूरत अधिवेशन में 1907 में गरम दल नरम दल दो भागों में बट गया था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 के चलते हैं। 54 में क्या है, देखिए, कहा जा रहा है कौन सी जोड़ी सही है, तो सही कौन है, तो याद रखिएगा चित्तरंजन दास, ठीक है। चित्तरंजन दास को हम लोग देश बंधु के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। यही आपका जोड़ी बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 55 के चलते हैं। 55 में क्या है, आइए 55 और क्वेश्चन देखते हैं। 55 में क्या कहा जा रहा है, चलिए ये आपको मिलान करने के लिए, ठीक है। चलिए तो बेंगलुरु, ठीक है, आइए देख लेते हैं। तो बेंगलुरु कहाँ चल जाएगा, बेंगलुरु हो जाएगा आपका वायुयान के लिए, ठीक है। अच्छा कोरबा
ये हो जाएगा आपका एल्युमिनियम के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। जमशेदपुर लोह इस्पात के लिए, ठीक है, जमशेदपुर में क्या था, लोह इस्पात के लिए। मलाजखंड अभी आपको बताया था मध्य प्रदेश में तांबा के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। चलिए, तो इसको जब आप मिलान कीजिएगा तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिएगा तो ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 56 क्यों चलते हैं, 56 में क्या है, आइए। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत लगभग कितना है, ठीक है। तो 56 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, नगरीय प्रतिशत जनसंख्या लगभग 31% है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 57 क्यों चलते हैं। 57 में क्या है, सोमेश्वर श्रेणी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से किसका एक भाग है, ठीक है। तो किसका एक भाग है, तो ये हो जाएगा आपका शिवालिक श्रेणी का, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 58 क्यों चलते हैं। 58 में क्या है, देखिए, निम्नलिखित में से सबसे कम लंबाई वाली नदी या उपनदी कौन सी है, तो ये हो जाएगा आपका पुनपुन, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 59 क्यों चलते हैं। 59 में क्या है, देखिए, कि निम्नलिखित में से क्षेत्र और राज्य के जोड़ों में कौन सा जोड़ा सही नहीं है, ठीक है। तो कौन जोड़ा सही नहीं है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 60 क्यों चलते हैं। 60 में क्या है, तो 60 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति कौन है, ठीक है। तो 60 का राइट आंसर कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका भील। चलिए, क्वेश्चन नंबर 61 की ओर चलते हैं। 61 में क्या है, म्यांमार के साथ भारत के किन राज्यों की सीमा मिलती है, ठीक है। तो किन राज्य का मिलता है, तो अरुणाचल प्रदेश का मिलता है, नागालैंड का मिलता है, मणिपुर का, मिजोरम का भी मिलता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 62 के चलते हैं कि किस पठार पर कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती है, ठीक है। तो किस पे काटती है, तो 62 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका बघेलखंड में, ठीक है। चलिए, 63 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। न्यूटन के अनुसार, ठीक है, प्रकाश का वेग है, तो न्यूटन के अनुसार प्रकाश का वेग क्या है, तो वायु की अपेक्षा जल में अधिक होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 64 को चलते हैं। 64 में क्या है, आइए। 64 नंबर क्वेश्चन देखिए कि प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार के लवण का जल अपघटन, ठीक है, क्या होता है, घटता है कि बढ़ता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये हो जाएगा आपका ताप बढ़ने पर, ठीक है, बढ़ने से बढ़ता है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 65 को चलते हैं। 65 में क्या है, कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, काइटिन का बना होता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 66 की ओर चलते हैं। ओम के नियम के अनुसार होता है, तो ओम के नियम के अनुसार क्या होता है, तो आपको आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 67 को चलते हैं। क्या है कि जीवों में प्रोटीन निर्माण के लिए सूचना स्रोत क्या है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डीएनए, ठीक है। चलिए, 68 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। इनमें से कौन सा एंजाइम, ठीक है, स्टार्च को सरल शर्करा में विघटित करता है, ठीक है। तो कौन करता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एमाइलेज, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, 69 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 69 में क्या है, तो देखिए, जीवों का इनमें से कौन सा समूह मृत और क्षयकारी जीवों के विघटन में शामिल होता है, ठीक है। तो कौन शामिल होता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अपघटक शामिल होता है। चलिए, अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। 70 में क्या है, आइए। 70 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है क्योंकि, तो क्यों हानिकारक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि यह ऊपरी श्वसन पथ में मौजूद पेशाब को नुकसान पहुंचाती है, ठीक है। तो आपका 70 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इस प्रकार से हम लोग, ठीक है, सेट 1 का अगर हम बात कर लें, सेट 1 का, चलिए, तो सेट 1 का हम लोग चारों सब्जेक्ट, मतलब कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक्स, चारों का चारों खत्म कर चुके हैं। और जो आपका भाषा जो होती है, ठीक है, 30 नंबर का लैंग्वेज पेपर जो होता है उसको भी खत्म कर चुके हैं, और 40 नंबर जो होता है कॉमन सबके लिए होता है उसको भी खत्म कर चुके हैं। तो अब आपको बताना है कि वीडियो कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। कल हम लोग मिलते हैं, ठीक है, फिर 10 बजे इसी टाइम में, 10 बजे फिर हम लोग कल मिलेंगे। अब क्या करना है कि आज रात में जो आपको पीडीएफ भेजा जाएगा सेट 2 का, उसको आप लोग बना लीजिएगा। आज रात में आप लोग को सेट 2 का पीडीएफ भेजा जाएगा, ठीक है, उसको आप लोग बना लीजिएगा। और कल 10 बजे इसी वक्त हम लोग मिलेंगे, ठीक है। इसमें टोटल देखिए, इसमें टोटल आपको 12 को सेट दिया हुआ है, ठीक है। इसमें टोटल जो है ना 12 सेट हर सब्जेक्ट से है। तो हम लोग आज एक सेट मार लिए, यानी कि अब हम लोग को इतिहास में 11 सेट बचा है। उसी प्रकार से भूगोल में भी बचा होगा। तो बहुत जल्द हम लोग, आज से 10 दिन भी देखा जाए तो ख़त्म हो जाएगा आपका, ठीक है। 22 तारीख से पहले हम लोग ख़त्म कर देंगे, ठीक है। बस आप लोग वीडियो में बने रहिए, अब इससे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।